नमस्कार। आज हम बात करेंगे एग्रो मेट्रोलॉजी के बारे में। एग्रो मेट्रोलॉजी मतलब एग्रीकल्चर का रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ। उस रिलेशनशिप से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल आर इनएडिक्वेट ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोइंग सीजन कॉजिंग एक्सट्रीम क्रॉप स्ट्रेस एंड विल्टिंग इट इज़ कॉल्ड। इसको कहा जाएगा, क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर ड्रोट। एग्रीकल्चर ड्रोट का दूसरा जो नाम है वो कहते हैं सॉइल ड्रोट। सॉइल ड्रोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंट होता है। ठीक है, लो सॉइल मॉइस्चर होता है। लो सॉइल मॉइस्चर होने की वजह से इसको हम सॉइल ड्रोट भी कहा जाता है। लो सॉइल मॉइस्चर, क्योंकि ड्रोट मतलब आपातकाल मतलब बारिश की कमी। अब जो पहला ऑप्शन दे रखा है कि मीटरियोलॉजिकल ड्रोट। मीटरियोलॉजिकल ड्रोट क्या कहलाता है? जब रेनफॉल नॉर्मल से कम हो उसे कहेंगे मीटरियोलॉजिकल ड्रोट। तो कितना कम हो? व्हेन द रेनफॉल इज डिप्लेटेड, और वहाँ पर डेफिशिएंसी देखी जाए 25% की ऑफ दैट ऑफ द नॉर्मल रेनफॉल। सपोज इस चीज़ से समझने की कोशिश कीजिए कि बारिश हो रही है 1000 mm और इस सीज़न में बारिश हुई है 750 mm, तो कितनी पानी की कमी हो गई है? 25%। 250 mm, जो 250 का जो हम परसेंटेज निकालेंगे तो 25%, उसे ही कहेंगे मीटरोलॉजिकल ड्रोट। अगला है हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट क्या होता है? ये एक्सटेंडेड फॉर्म होता है किसका? मीटरोलॉजिकल ड्रोट। किसी भी एरिया के अंदर एक मीटरोलॉजिकल ड्रोट आएगा प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद, उसके बाद जो कंडीशन देखने को मिलेगी उसे कहेंगे हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट का मतलब इतना सा है कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं या ग्राउंड वाटर टेबल है वह पानी डिप्लीट करने लग जाएगा, डिप्लेशन करने लग जाएगा। मतलब लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल और द डिप्लेशन ऑफ द लेवल ऑफ द ग्राउंड बॉडीज। जैसे जलाशय हैं, सी, पॉन्ड, लेक, इनके अंदर पानी सूखने लग जाएगा, उसे कहेंगे हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द रेनफॉल इज लेस देन 25% ऑफ इट्स नॉर्मल। ऑलरेडी वी डिस्कस, इसे क्या कहेंगे? मीटरोलॉजिकल ड्रोट कहा जाएगा। बारिश 25% से कम हो रही है या 75% बारिश हो रही है, दोनों बातें सेम है। ठीक है, 25% बारिश कम हो रही है या 75% बारिश हो रही है, ठीक है, दोनों बातें सेम है और दोनों ही बातें मीटरोलॉजिकल ड्रोट को बताती है। इसके बाद पहला ऑप्शन है परमानेंट ड्रोट। परमानेंट ड्रोट एक ऐसी कंडीशन होती है, मीन्स वहाँ पर जो ड्रोट कंडीशन है वो एग्जिस्ट करेगी, ये देखने को मिलता है एरिड रीजन्स के अंदर, डेजर्ट रीजन्स के अंदर। दूसरा कंटिंजेंट ड्रोट क्या कहलाता है कि अब नॉर्मल फेल्योर ऑफ रेनफॉल, मतलब सडन फेल्योर हो गया, अब नॉर्मल फेल्योर ऑफ रेनफॉल हो गया, उसे कहेंगे कंटिंजेंट ड्रोट। और ये ह्यूमिड और सब ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर ये अकरिंग होता है। इसके बाद हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट वी ऑलरेडी डिस्कस। अगली बात करेंगे, ड्रोट इज द कंडीशन when the amount of water vapor available in the soil is not sufficient to meet the demand of evapotranspiration. What are the condition drought initiate? सबसे पहले हम बात करेंगे अब वो कंडीशंस की, जब हमें ये लगे कि बारिश सफिशिएंट है बट वो सफिशिएंट है नहीं, किसके लिए? एवपोट्रांसपिरेशन, 80 लॉस को मैनेज करने के लिए, उसे कहेंगे इनविजिबल ड्रोट। ठीक है, अभी जैसे वहाँ पर एक अमीनो एसिड आता है, प्रोलिन अमीनो एसिड का एक्यूमुलेशन होने लग जाए, या दूसरी चीज़ देखी जाए कि सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड होने लग जाए, या पोटेशियम या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी देखने को मिल जाए, तो दैट कंडीशन इज नोन एट ड्रोट। अगला क्वेश्चन कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द IMD व्हेन एनुअल रेनफॉल इज डेफिसिट बाय द 50% ऑफ द नॉर्मल, ऐसी कंडीशन को कहेंगे सीवियर ड्रोट। मॉडरेट ड्रोट क्या कहलाएगा? 25% से 50%, 25 to 50% रेनफॉल डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, डेफिशिएंसी हो रही है, डिप्लेशन हो रहा है रेनफॉल के अंदर, उसे कहेंगे मॉडरेट ड्रोट। और 50% से ज़्यादा, 50% या 50% से मोर रेनफॉल डेफिशिएंट या डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, उसे क्या कहेंगे? सीवियर ड्रोट। सोइल ड्रोट, एग्रीकल्चर ड्रोट वो वी ऑलरेडी डिस्कस, जहाँ पर सोइल मॉइस्चर मतलब सोइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसकी कमी हो गई है। अगली बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द IMD ए ईयर इज कंसिडर्ड हैज ए ड्रोट ईयर इन केस ऑफ टोटल एरिया अफेक्टेड एक्सीड। कब कहा जाएगा कि एक एरिया ड्रोट ईयर,
मतलब किस साल को ड्रॉट ईयर घोषित किया जाएगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। सपोज ये अपनी कंट्री है, इसका एरिया है 100%, इसके 25% एरिया के ऊपर ड्रॉट हो गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो उस साल को, उस ईयर को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ड्रॉट ईयर। तो मतलब 20% एरिया ऑफ द टोटल कंट्री। अगला है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, इट वाज एस्टेब्लिश इन द 1875। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1875 को। कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर। फिर इसका लाइक एक सीरीज चलती रही, कलकत्ता, कलकत्ता से ये पुणे, पुणे से न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली के अंदर आया था 1944 के अंदर। और करंटली ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो पुणे, वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, पुणे के अंदर कब था, 1928 के अंदर। 1928 के अंदर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था, पुणे के अंदर। बट करंटली इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। ये कब एस्टेब्लाइज हुआ था, इन 1875। अगली बात चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 99% ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज विद इन। देखो एटमॉस्फेयर होता क्या है, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। सिंपल सा है कि मिक्सचर ऑफ गैसेज, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि कलरलेस, टेस्टलेस, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, और वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट या वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर इनको 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला ट्रोपोस्फीयर, इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर इसके बाद मीजोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो जो 99% मास है एटमॉस्फेयर का वो एग्जिट करता है विद इन 40 किलोमीटर्स, विद इन 40 किलोमीटर्स। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज एक्सटेंशन ऑफ ट्रोपोस्फीयर। सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि ट्रोपोस्फीयर जो कि सबसे जो नियर बाई, जो नियरेस्ट जो लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर की, वो कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर। सबसे डेंस जो लेयर है वो कौन सी है, वो है ट्रोपोस्फीयर। इसके पोल के पास कितनी डिस्टेंस होती है, 8 किलोमीटर, और इक्वेटर पे कितनी होती है, 18 किलोमीटर। इनका एवरेज पूछा गया है तो वो कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट एयर। अगला, द एवरेज ड्रॉप ऑफ एयर टेम्परेचर विद हाइट, द लैप्स रेट इन विच ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के अंदर एक फिनोमिना देखने को मिलता है कि वेन एवर वी मूविंग अपवर्ड, तो टेम्परेचर क्या है कि डिक्रीज करने लग जाता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। इस एवरेज ड्रॉप ऑफ एयर टेम्परेचर विद हाइट उसे ही कहते हैं लैप्स रेट। तो इसकी वैल्यू पूछी गई है, जो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। वही जब 10 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर की बात करेंगे तो ये एडियाबैटिक लैप्स रेट कहलाता है। और कौन सा एडियाबैटिक लैप्स रेट कहलाता है, ये कहलाएगा ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। वही 6 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर ये हो जाएगा एडियाबैटिक लैप्स रेट। वो कौन सा वाला, वो होता है वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। इसके बाद अगला कुछ ऑप्शन से दे रखे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रोपोस्फीयर इज द सीट ऑफ वेदर फिनोमेना। वाई आई कॉल इट सीट ऑफ वेदर फिनोमेना। सीट ऑफ वेदर फिनोमेना कहने का मतलब ये है कि जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, फिनोमेना जिसके अंदर जैसे क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, थंडर स्टॉर्म हो गया, रेनफॉल होना, फ्रोस्ट का आना, ये जितने भी फिनोमेना देखने को मिल रहा है ये कहाँ पर होता है, ट्रोपोस्फीयर के अंदर। इसलिए इस सीट को कहा जाता है सीट ऑफ वेदर फिनोमेना। अगला कह रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर क्या होता है कि एक लेयर पाई जाती है जिसे कहा जाता है ओजोनोस्फीयर, ओजोन लेयर, जो कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उससे हमको प्रिवेंट करवाती है। इट विल प्रिवेंट फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि वो क्या होती है कि कंप्लीटली ड्रास्टिकली अफेक्ट करती है अपनी बॉडी को। तो इसी में फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है। जो O3 होता है इट विल बी डिवाइड इनटू O2 प्लस O इन द डे टाइम, और इट विल बी रिकम्बाइंड टू फॉर्म O3 इन द नाइट टाइम। इसलिए इसी का कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, द सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगला क्या कह रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट एंड क्लाउडलेस। देखो जैसे ट्रोपोस्फीयर के अंदर आएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जब ट्रोपोस्फीयर से हम चलेंगे किसके अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे ही ट्रोपोस्फीयर से हम किस में जाएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में आगे, मीजोस्फीयर में जाएंगे, फिर से क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा।
और मीजोस्फीयर से जब हम जाएंगे किसके अंदर, एक्सोस्फीयर के अंदर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो हमारी तरफ अल्टरनेटिव फिनोमेना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रेटोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये वार्मेस्ट लेयर होती है, ठीक है, इस चीज़ को याद करके रखना है, इट इज़ द वार्मेस्ट लेयर। और जो कोल्डेस्ट और क्लाउडलेस जो लेयर होती है वो होती है मीजोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं आयोनोस्फीयर, एक होता है एक्सोस्फीयर। जो आयोनोस्फीयर होता है उसके अंदर आयोनाइजेशन होती है बाय हेल्प ऑफ द एक्सरे और गामा रेज। ये एक्सरे और गामा रेज मतलब यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है। और उसे क्या कहते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन को होता है, जो कि ऑर्बिट और सैटेलाइट रिवॉल्विंग साइट भी होता है। इसलिए थर्मोस्फीयर इज द जोन ऑफ सैटेलाइट रेडियो कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जैसे क्लाइमेट और वेदर, वेदर क्या होता है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और क्लाइमेट क्या होता है, समेशन ऑफ द वेदर, मतलब लॉन्ग टाइम लॉन्ग एरिया के अंदर। जो कोपेन ने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था वो किसके बेसिस के ऊपर दिया था, वो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन और उसके साथ मीन एनुअल टेम्परेचर को बेसिस करके ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। और इस क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ मीन टेम्परेचर और मीन प्रेसिपिटेशन, सबसे पहले मीन टेम्परेचर की बात करें तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट और कोल्ड या पोलर रीजन के ऊपर डिवाइड किया गया है। मीन टेम्परेचर के ऊपर ट्रॉपिकल वो रीजन हो गए जहाँ पर जो सबसे ठंडा महीना था उसका एवरेज टेम्परेचर था वो कितना था, ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस। वाइल जब कोल्ड और पोलर रीजन की बात करें तो वहाँ पर जो सबसे गर्म महीना था, सबसे वार्म मंथ था, उसका जो एवरेज टेम्परेचर था वो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस था। जैसे टुंड्रा रीजन हो गया, एल्पाइंस हो गया, ठीक है, पोलर रीजन्स हो गया। इसके बाद जब मीन प्रेसिपिटेशन के ऊपर यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट मतलब ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, माइल्ड टेम्परेट क्लाइमेट या कोल्ड स्नो क्लाइमेट या पोलर क्लाइमेट के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। जैसे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, सबसे पहले जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था वो थे डी कैंडोले। उन्होंने जो बेसिस किया था वो वेजिटेशन के बेसिस के ऊपर दिया था, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एज पर द मॉइस्चर एडिक्वेसी इंडेक्स मेथड बेस्ड ऑन द मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स MDI, द इंडेक्स ऑफ द एरिड क्लाइमेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो एरिड, सेमी एरिड और सब ह्यूमिड, इन 3 पार्ट्स के अंदर मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स मतलब P, इसका एक फॉर्मूला होता है P माइनस पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन अपॉन में PET इंटू में 100। तो यहाँ पर जो एरिड होता है, जो एरिड होता है, एरिड क्लाइमेट, वहाँ पर जो वैल्यू होती है वो माइनस ग्रेटर देन -66.6, और वही जो सेमी एरिड होता है उसकी वैल्यू होती है 33 पॉइंट, कितनी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है 33.33 से -66, ये वाली वैल्यू याद करके रखना है। इसके बाद 0 से -33.33 किसके अंदर होती है, सब ह्यूमिड के अंदर होती है। अगला कह रहा है कि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स वाज गिवन बाय, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये हारग्रीवस के द्वारा दिया गया था। और जो ट्रोल्स थे उन्होंने क्लासिफिकेशन जो दिया था जो कि एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट क्लासिफिकेशन था। और इक्रीसेट ने जो इंडिया के अंदर जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स रीजन्स थे उनको क्लासिफाई करने के लिए इक्रीसेट ने इसी को ही अडॉप्ट किया था। इसने ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमिड मंथ, ठीक है, कितने ह्यूमिड मंथ है वहाँ पर एरिड, सेमी एरिड, वेट और ह्यूमिड, इन रीजन्स के अंदर इसको डिवाइड किया था, क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था। इसके बाद डी कैंडोले की ऑलरेडी मैंने बात कर ली है कि वेजिटेशन के बेसिस के ऊपर था। और थोंट वेट, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस के ऊपर दिया था, P इंडेक्स के ऊपर दिया था, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यूज़ होती है एरिड के लिए, जैसे लेस देन 16 होती है, जिसकी हम आगे क्वेश्चन में बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज वाज प्रपोज बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, ट्रोल 1965। एरिडिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज वेयर पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन और AET एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिडिटी पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन माइनस एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इवापोट्रांसफर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट एयर।
अब जो रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी एंड पोटेंशियल यूपो ट्रांसफर, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स का हो गया, MAI। इसके बाद जो P माइनस PET अपॉन में PET इंटू 100 जो फॉर्मूला हो गया है किसके लिए हो गया, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स के लिए हो गया, MDI के लिए। वही प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस P अपॉन में E किसके लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन में हो गया। अगली बात, अकॉर्डिंग टू द थॉर्नवेट प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस इंडेक्स द वैल्यू ऑफ 16 to 31 इंडिकेट, क्या इंडिकेट करती है, ये सेमी एरिड रीजन्स को इंडिकेट करता है। इसके बाद ए डे रिसीविंग मोर देन डैश डैश mm रेनफॉल इज कॉल्ड एज क्रॉप रेनी डे। तो मोर देन 5 mm जो रेनफॉल होगा उसे क्रॉप रेनी डे कहेगा, और 2.5 mm से ज़्यादा जब बारिश हो उसे कहेंगे रेनी डे। वेल इक्वल टू 5 mm 24 घंटे के अंदर 5 mm बारिश हो जाए उसे कहेंगे इफेक्टिव रेनी डे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद करके रखनी है। अगला क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। इंडिया के अंदर जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है वो कितना होता है, टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है 1194 mm, ये ऑप्शन राइट है। टोटल रेनी डेज कितने होते हैं 130, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। टोटल वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड कितनी 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, ये भी राइट है। इसके बाद मानसून वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, जो मानसून वर्ड है इसका मतलब होता है सीजन्स, जो कि ड्राइव हुआ है अरेबिक वर्ड से, अरेबिक वर्ड से ये ड्राइव हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द इनकरेक्ट हियर। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। विच विंड कोज मैक्सिमम रेन्स इन मानसून सीजन इन इंडिया एक्सेप्ट तमिलनाडु स्टेट। देखो भारत के अंदर जो बारिश होती है वो मेजरली सबसे ज़्यादा जो बारिश देखने को मिलती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से देखने को मिलती है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून के अंदर, और 5% जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिलती है। सबसे पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दे रखा है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि जो ईरान अफ़गानिस्तान से होती हुई जो विंड आती है और उनकी वजह से जो बारिश होती है उसे कहेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये रबी सीजन के अंदर होने वाली बारिश है, इसे इसलिए कहा जाता है गोल्डन शावर। गोल्डन शावर कहने का मतलब ये है कि ये रबी सीजन्स के लिए एक वरदान के रूप में होती है, इसे हिंदी में मावठ कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्टर्न विंड्स होती है ये साउथ वेस्ट मानसून के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। साउथ वेस्ट मानसून को समर मानसून भी कहा जाता है, और ये ग्रांड पीरियड ऑफ मानसून होता है जो कि 1 जून को केरला से स्टार्ट होता है। 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है। ओके, और जो इसका विड्रॉवल होता है इन द मंथ ऑफ 15 अक्टूबर के आसपास ये राजस्थान से विड्रॉ कर जाता है। इसके बाद बात करूँगा नॉर्थ ईस्ट विंड्स को। जो नॉर्थ ईस्ट विंड ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट मानसून के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो कि 15% रेनफॉल होने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके लिए ये होता है कि इनको रिट्रेटिंग मानसून भी कहा जाता है। रिट्रेटिंग मानसून का क्या कहा जाता है कि ये जो बारिश देखने को मिलती है अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर, कहाँ पर देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से जो बारिश देखने को मिलेगी वो तमिलनाडु और कर्नाटक स्टेट के अंदर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, द रिट्रेटिंग मानसून अकर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। रिट्रेटिंग मानसून किसको कहा जाता है, द मानसून जो किसके लिए किसकी वजह से होता है, नॉर्थ ईस्ट विंड्स की वजह से, या नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसे रबी सीजन का या विंटर सीजन का जो मानसून कहा जाता है, जो कब आता है अक्टूबर नवंबर के अंदर। द क्लाउड्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूस प्रिसिपिटेशन, उसे क्या कहेंगे, निम्बो स्ट्रेटस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद कुमुलो निम्बुअस, जो निम्बुअस जो शब्द है ये जब किसी भी पीछे क्लाउड्स के पीछे अटैच है या ज्वाइन है तो वहाँ समझ लेना कि वह रेनफॉल से रिलेटेड है। पर यह जो बारिश हो रही है ये कंटिन्यूस प्रिसिपिटेशन नहीं है, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म की वजह से जो बारिश होती है वो आती है। इसके अंदर जो कुमुलस जो शब्द है ये क्या है कि कॉलीफ्लावर लाइक जो क्लाउड्स होते हैं दे आर लुक लाइक कॉलीफ्लावर, दे आर कॉटन शेप। ये जो लाइट प्रिसिपिटेशन होती है वो इसी की वजह से होती है। वो साइरस जो कि हाई क्लाउड्स होते हैं ये सिल्की इन अपीयरेंस होते हैं, फाइबरस होते हैं और हेयर लाइक या आइस क्रिस्टल टाइप के होते हैं। इसके बाद बात करेंगे विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज इन द आर्टिफिशियल रेन मेकिंग।
आर्टिफिशियल रेन मेकिंग की बात करें, इसे सबसे पहले क्या कहते हैं, इसे कहेंगे क्लाउड शेडिंग। ठीक है, क्लाउड शेडिंग, इट इज़ टू टाइप, वन इज़ कोल्ड शेडिंग और दूसरा होता है वार्म शेडिंग। तो ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड ये किसके अंदर यूज होते हैं, दे आर यूज इन द कोल्ड शेडिंग, वाइल द कॉमन साल्ट NaCl ये किसके अंदर होता है, वार्म शेडिंग। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, आर्टिफिशियल रेन कोज करने के ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एसिड रेन इज कोज बाय, एसिड रेन किसकी वजह से होता है, NO2 SO2, इसकी वजह से इसका जो pH होता है 4.5 से कम हो जाता है और ये हाईली डेंजरस होती है। रेन ऑफ वेरी लाइट इंटेंसिटी विद फाइन ड्रॉपलेट लेस देन 0.5 mm डायमीटर, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ड्रीजल हो जाएगा। अब रेनफॉल क्या होता है, जब जो ड्रॉपलेट का साइज है वो 0.5 से लेके 7 mm तक रहे तो उसको कहेंगे रेनफॉल। वही जब फॉग की बात करें, ये जो फॉग है ये 1 से लेके 15 माइक्रोन तक रहे, 15 माइक्रोन तक रहे उसको फॉग कहेंगे। और मिस्ट की बात करें 50 माइक्रोन से लेके 150 माइक्रोन, 50 to 150 माइक्रोन रहे तो उसको क्या कहेंगे, मिस्ट कहेंगे। वेल जब एक क्वेश्चन आता है ड्यू, ड्यू क्या होता है, ड्यू क्या होता है कि मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है इन फॉर्म ऑफ द स्मॉल ड्रॉप अर्ली मॉर्निंग के टाइम, या जो पत्तियों के अंदर सुबह सुबह जो ओस की बूंदी या पानी की जो कंडेंस फॉर्म दिखी जाती है उसे ड्यू कहा जाता है। अगला है विच टाइप ऑफ वेदर फोरकास्टिंग हेल्प्स इन डिटरमिनिंग क्रॉपिंग पैटर्न। देखो फोरकास्टिंग एक होती है नाउकास्ट, नाउकास्ट का मतलब होता है या जो फोरकास्टिंग की जा रही है कुछ घंटों के लिए, जिसके अंदर 1 घंटे या कुछ एक दिन, फ्यू आवर्स टू 1 जाता है। शॉर्ट रेंज जो कि 1 से 3 डेज इन एडवांस जो फोरकास्टिंग की जाती है उसे शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग कहा जाता है। वही जो मीडियम रेंज 4 से लेके 10 दिन इन एडवांस जो फोरकास्टिंग की जाती है उसको क्या कहा जाता है, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कहा जाता है। और जो लॉन्ग रेंज होती है वो साल के अंदर जैसे सीजन्स या कुछ ईयर के अंदर एक पूरी साल के अंदर जब 3 या 4 बार जो वेदर फोरकास्टिंग की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए उसे कहेंगे लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो कि यूजफुल होती है फॉर द डिसाइडिंग फॉर डिटरमिनिंग द क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, इसके बाद इन फोरकास्टिंग ऑफ द रेनफॉल वर्ल्ड जो एक शब्द है आइसोलेटेड रेन डिनोट्स, ये किस को डिनोट करता है, जब 1/3 एरिया रिसीव करे रेनफॉल उसको कहेंगे आइसोलेटेड रेन। वाइल जब 1/3 to 2/3 एरिया रिसीव रेनफॉल करे, व्हेन द 1/3 to 2/3 एरिया रिसीव द रेन दैट इज नोन एज स्कैटर्ड रेनफॉल। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है साइनोप्टिक मेथड, जो साइनोप्टिक मेथड होता है यू शुड बी नो अबाउट इट, साइनोप्टिक मेथड। ओके, ये एक पार्टिकुलर टाइम के लिए होती है और ये शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए होती है, वाइल जो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है वो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए होती है। विच फोरकास्ट इज हाईली यूजफुल फॉर फार्मर्स फॉर प्लानिंग एक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, प्लानिंग एक्टिविटीज़ के लिए होती है मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इसको भी याद रखना, नोट डाउन कर लेना। और जैसे जो मेरिनर्स होते हैं या इरिगेशन को शेड्यूल करना हो, शेड्यूलिंग ऑफ द इरिगेशन, उसके लिए कौन सी होती है, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। शॉर्ट हो गई फॉर द मेरिनर्स एंड फॉर द शेड्यूलिंग द इरिगेशन, मीडियम हो गई फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ फॉर प्लानिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, और जो लॉन्ग रेंज है वो क्रॉपिंग पैटर्न को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, वेट ऑफ द वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर, इसको क्या कहेगा, इसको कहेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो हम लोगों को यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो याद क्या रखना है, हम उनकी यूनिट याद करके रखनी है। यहाँ पर ग्राम पर केजी, एब्सोल्यूट के अंदर क्या हो गया, वेट बाय वॉल्यूम होता है, तो वेट किस में, ग्राम के अंदर, और वॉल्यूम किसके अंदर, मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हाईली यूजफुल होती है किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ये परसेंटेज के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है द हेयर हाइग्रोमीटर, हेयर हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द, ये किसके लिए मेजर करता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। देखो, एक होता है हेयर हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है, जब एक बड़े सारे एरिया के अंदर, एक लार्ज एरिया के अंदर जो ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाए
उसको क्या कहेंगे, या उसे साइक्रोमीटर भी कहा जाता है या हाइग्रोमीटर भी कहा जाता है। और जब कंटिन्यूअस ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाए उसे कहा जाता है हेलियोग्राम। तो तीन चीज़ हो गई, हेलियोग्राम, हेयर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड साइक्रोमीटर। ठीक है, ये तीनों टर्म को याद करके रखना है। इसके बाद हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी सूटेबल बेस्ट एंड बेस्ट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 to 60%। अब बात करें वेट और ड्राई बल्ब थर्मोमीटर इज यूज फॉर। जो वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए होते हैं। अब जैसे थर्मोमीटर होते हैं, एक मैक्सिमम थर्मोमीटर होता है, एक मिनिमम थर्मोमीटर होता है। जो मैक्सिमम थर्मोमीटर होता है उसके अंदर मरकरी का यूज किया जाता है, वही जो मिनिमम थर्मोमीटर होता है उसके अंदर अल्कोहल का यूज किया जाता है, क्योंकि जो अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -114 डिग्री सेल्सियस है, वही जो मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 356.7 डिग्री सेल्सियस है। एक होता है सोयल थर्मोमीटर। सोयल थर्मोमीटर के अंदर क्या, उसके अंदर भी मरकरी का यूज़ होता है। और जो थर्मोकपल सेंसर्स जो थर्मामीटर्स होते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। अगला बात करें कि लीफ कैनोपी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय, ये किसके द्वारा होता है, ये ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रारेड थर्मोमीटर के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसके लिए यूज होगा क्वांटम सेंसर। जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है वो किससे डिटरमाइन होती है, वो क्वांटम सेंसर से होती है। इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पायरोनोमीटर। वही जब हम बात करें पायर हेलियोमीटर, पायर हेलियोमीटर के अंदर क्या गया है कि एक बीम ऑफ सोलर रेडिएशन, जो बीम ऑफ सोलर रेडिएशन है दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ पायर हेलियोमीटर। क्वांटम सेंसर की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ जो कि PAR को मेजर करता है। ठीक है, और हाइग्रोमीटर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। अब क्या कह रहा है कि एल्बिडो, एल्बिडो क्या कहता है कि रेशियो है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन अपॉन में इंसिडेंट रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन और इंसिडेंट रेडिएशन, तो उसी को कहते हैं एल्बिडो। अब क्या कह रहे हैं, एल्बिडो इज द रेशियो ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड टू द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड ऑन द सरफेस। तो क्रॉप सरफेस के लिए एल्बिडो क्या रहेगा, सिंपल सी बात है, जो समर सीजन के अंदर जो वाइट क्लॉथ होते हैं दे विल रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट, और वाइल जो ब्लैक रंग की जो टंकीज होती है पानी की वो ज़्यादा पानी जो उष्मा को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, तो उनका जो एल्बिडो है कम होता है। तो क्रॉप सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 80 to 90% किसके लिए होता है, ये होता है स्नो के लिए। वाइल जो 3 to 10% किसके लिए होता है, ये होता है वाटर के लिए। और 0.8% किसके लिए होता है, ये होता है ब्लैक मॉइस्ट सॉइल। अब बात कर ले, जैसे एक होता है ब्लैक ड्राई सॉइल, एक होता है ब्लैक मॉइस्ट सॉइल। तो जो ब्लैक ड्राई सॉइल होगा उसका एल्बिडो ज़्यादा होगा। एब्जॉर्ब्ड photosynthetically active radiation is -% of the total solar radiation received at the top of the crop canopy। जो 2 से 10% जो टोटल सोलर रेडिएशन है, जो उसमें से जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है वो 2 to 10% ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन होता है क्रॉप कैनोपी के अंदर। और इसका जो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर जो शेयर होता है वो होता है 1 से 2%। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कौन सी रेंज में होती है, 0.4 से लेकर 0.7 माइक्रोन मीटर, जिसे विजिबल रेंज भी कहा जाता है, विजिबल रेंज भी कहा जाता है, जो कि मेजर किसके अंदर होती है, आइंस्टीन के अंदर। और पहले किसके ओल्ड यूनिट की बात कर लिया जाए तो लक्स। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट का जो एवरेज वैल्यू है वो क्या रहेगा, सोलर कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू क्या है कि सपोज फॉर द 1 सेंटीमीटर एरिया 1 मिनट के अंदर कितनी कैलोरी एनर्जी वापर आ रही है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर 1 सेंटीमीटर एरिया के अंदर 1 मिनट के अंदर कितनी एनर्जी सोलर रेडिएशंस की आ रही है, उसे सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। 1.94 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट और 1353 वाट्स मीटर स्क्वायर, बोथ आर करेक्ट। द कंपोजिशन ऑफ आर्गन गैस इन द एटमॉस्फेरिक एयर, तो इसकी कंपोजिशन होगा 0.93%। और 78.0 किसके होगा, नाइट्रोजन के लिए। 20.95 किसके लिए होगा, ऑक्सीजन के लिए। और 0.03 किसके होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए।
बेस्ड ऑन द फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट द प्लानिंग कमीशन 1985 1970, ये कौन सा प्लान था? 7th 5 ईयर प्लान डिवाइड द कंट्री इनटू 15 ब्रॉड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। एग्रो क्लाइमेटिक कितने? 15। जैसे जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ होमोजिनिटी, होमोजिनिटी किसके अंदर? रेनफॉल के अंदर, वाटर सोर्सेज के ऊपर, क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर, सॉइल और टेम्परेचर के ऊपर, इनकी अंदर जो होमोजिनिटी होती है उनके बेसिस के ऊपर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को डिवाइड किया गया है। इन विच ईयर डिड आईसीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ लैंड यूज प्लानिंग नागपुर कैटेगराइज इंडिया इनटू 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स रीजन्स फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी ईयर के अंदर? 1999 के अंदर। और आईसीआर के द्वारा कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं? वो है 8। वही आईसीआर की जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं? वो है 127। अब कह रहा है कि डीप ब्लैक कॉटन सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेस्टर्न प्लेट्यू। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ होता है? ईस्टर्न हिमालयन जोन के अंदर। हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कौन सी होती है? ट्रांस गंगेटिक प्लेन के अंदर। और द जोन ऑफ कौन सा? ऑयल सीड जोन गुजरात प्लेन और हिल जोन, जहाँ पर हाईएस्ट सैलाइन सॉइल पाई जाती है। और लार्जेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा होता है? ईस्टर्न प्लेट्यू और हिल जोन। इसके बाद बात करें फादर ऑफ एग्रोमेट्रियोलॉजी L.A. रामदास। मोर देन 50% ऑफ वेरिएशन ऑफ क्रॉप इज डिटरमाइन बाई, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा? क्लाइमेट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? क्लाइमेट के द्वारा। यहाँ पर क्या आएगा? L.A. रामदास। लाइट डैश डैश लाइट इज बेस्ट फॉर द प्लांट ग्रोथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेड लाइट। ए लाइन ऑफ इक्वल विंड स्पीड, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उसको क्या कहेंगे? आइसोटैच। लाइन्स कनेक्टिंग वेरियस लोकेशन हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इसे क्या कहेंगे? आइसोहाइट्स। टर्म सोशियोफाइट और हेलियोफाइट। सोशियोफाइट मतलब सैड लविंग और हेलियोफाइट मतलब सन लविंग। ड्रोट इज एन अकाउंट ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साइड, मतलब देर आर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर इज देयर बट बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, वहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो पानी है दैट विल बी एक्सक्रेटेड आउट। वहाँ किसकी वजह से हो रहा है? वो फिजियोलॉजिकल ड्रॉट की वजह से हो रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। एक होता है इकोनॉमिकल ड्रॉट। इकोनॉमिकल ड्रॉट क्या है कि देर आर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जैसे चेरापूंजी एरिया हो गया मेघालय का, बट देर आर बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से द रेनफॉल को जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स है वो कम है, इसके पानी की वेस्टेज ज़्यादा होती है और पानी की कमी देखने को मिलती है, वो होती है इकोनॉमिकल ड्रॉट। द बेस्ट सूटेड विंड स्पीड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द मोस्ट क्रॉप्स, वो होती है 4 to 6 किलोमीटर। याद करके रखना 4 to 6 किलोमीटर। जब 10 किलोमीटर से ज़्यादा विंड की स्पीड हो जाए तो वहाँ पर जो प्लांट की ग्रोथ है वो इनिबिट होने लग जाती है, हिंडर्ड होने लग जाती है। और जब 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाए, 50 किलोमीटर से ज़्यादा, तो वहाँ पर क्रॉप लॉजिंग देखने को मिलेगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज ये होती है 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस डिग्री फॉर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप्स। अब जिसमें जैसे कूल सीजन क्रॉप्स के अंदर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और वार्म सीजन के अंदर होती है 30 से 38 डिग्री सेल्सियस। तो कूल सीजन क्रॉप्स होती है उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, वाइल जो वार्म सीजन होता है उसके लिए होता है 30 से 38 डिग्री सेल्सियस। अगला दे रहा है कि विंड वेन और एनीमोमीटर रेस्पेक्टिवली। विंड वेन मतलब विंड की डायरेक्शन को चेक करने के लिए, और एनीमोमीटर विंड की वेलोसिटी या स्पीड को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। एग्रोमीट्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करती है? ऑप्शन नंबर ए बी। देर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रो ऑब्जर्वेटरी A, B, C। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी अकॉर्डिंग टू द IMD पुणे इज, तो इसका साइज क्या होगा? 180 नॉर्थ साउथ टू 120 ईस्ट वेस्ट, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट एयर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज इन मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी फॉर मेजरिंग द रेनफॉल, तो रेनफॉल के लिए मेजर करने के लिए क्या हो जाएगा? रेन गोज। और यहाँ पर बी ऑप्शन दे रखा है USWB ओपन पेन यूपोरीमीटर, इसका जो डायमीटर होता है उसको याद करके रखने 125 सेंटीमीटर। ये
इवापोरेशन को मेजर करने के लिए होता है। इंफ्रारेड गैस एनालाइजर, ये क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस के रेट को या कार्बन डाइऑक्साइड के इवोल्यूशन फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको मेजर करने के लिए। और फोटोमीटर किसके लिए होता है? ट्रांसपिरेशन के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे बाय एग्रो मेट्रियोलॉजी सब्जेक्ट से। थैंक यू, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो। धन्यवाद।